ICSE 2025 के फिजिक्स का पेपर है वो काफ़ी हद तक आसान होने वाला है। ये एक इजी पेपर है। यदि आपकी स्ट्रेटेजी आसानी से तैयारी करने की होती है तो यहाँ पर मैं साउंड चैप्टर को लेकर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करूँगा। चैप्टर के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यह क्या कहता है। तो यहाँ पर चैप्टर में सबसे पहला होगा कि नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन किसको कहते हैं। तो वाइब्रेशन शब्द से आपने क्या सोचा है? यह वाइब्रेशन मतलब हिंदी में कहते हैं कंपन। यह प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है एक बॉडी के द्वारा। यहाँ बॉडी का मतलब मानव शरीर नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। अगर मान लिया जाए एक मार्कर है, थोड़ा सा हिल गया, एक टेबल है, थोड़ा सा हिल गया, तो वो एक अपने उसका एक स्टैटिक पोजीशन होता है, जो अवस्था होती है जिसमें वो स्थिर बना रहता है, उसको मीन पोजीशन कहते हैं। वो वहाँ पर वो उससे अलग होता है और थोड़ा सा इधर टू या फ्रो या किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको कहते हैं फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन। अब नेचुरल टाइम पीरियड किसको कहेंगे? देखिए, टाइम पीरियड एक बॉडी का होगा और कोई भी और वो एग्जीक्यूटिंग करेगा वन फ्री वाइब्रेशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो अपने मीन पोजीशन पर यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ गया और फिर अपने मीन पोजीशन पर आया, तो उस वाइब्रेशन को हम लोग नेचुरल टाइम पीरियड कहेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? देखिए, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो कि एग्जीक्यूट किया जाएगा फ्री वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। एक ऐसा बॉडी जो फ्री वाइब्रेटिंग बॉडी है उसके द्वारा, तो एक सेकेंड में जितने भी वाइब्रेशन होंगे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन कहे जाएंगे। अब इसके साथ आपको देखने होंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन किसको कहेंगे। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन एक पीरियड होता है। पीरियड मतलब पीरियोडिक वाइब्रेशन होगा कि टाइम के साथ उसमें आगे और पीछे का मूवमेंट होगा। यह लगातार होगा और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड मतलब इसके आगे और पीछे जाने की जो दर है वो हमेशा कम होता जाएगा धीरे धीरे, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि ये जो है इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसके जो जिसके अगेंस्ट में ये रेसिस्ट करेगा, तो वाइब्रेशन, लेकिन वाइब्रेशन को वो ओवर शैडो कर देगा। तो ऐसे को डैम्प्ड वाइब्रेशन कहेंगे। फोर्स्ड वाइब्रेशन के आमतौर पर दो डेफिनेशन मौजूद हैं। अब ये दो डेफिनेशन क्या है? पहला तो वाइब्रेशन हो जाता है जो होता है आपको, ये एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के कारण होगा, जो भी फोर्स आएगा बाहर से उसके लगने से होगा, और एक कहलाएगा फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बॉडी वाइब्रेट करता है, इसी को आप दूसरे रूप में भी समझने की कोशिश कीजिए कि इसके फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब किस रेट से यह करेगा, और इसका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। तब बॉडी को कहा जाएगा कि प्रोड्यूस करता है फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन मतलब कि हमने कोई चीज़ कह दिया, वही इसके लिए सब कुछ हो गया। तो वो उसको फोर्स के कारण जो प्रोड्यूस्ड होगा ना, जब बॉडी पर या बॉडी के बारे में एक बॉडी वाइब्रेट करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ, और वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग की बात कर रही है, तब बॉडी को कहा जाएगा कि वो फोर्स वाइब्रेशन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स के दबाव में आके वाइब्रेशन कर रहा है। बस आप इतना इसको आसान रूप से समझ सकते हैं। रिजोनेंस किसको कहते हैं? रेजोनेंस एक फेनोमेना है, यह एक घटना है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहर का फोर्स लगेगा और उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी किसी भी बॉडी के, और ऐसे में जो फोर्स अप्लाइड होगा जिसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेशन, और ये शुरू होगा वाइब्रेशन इंक्रीज एम्पलीट्यूड के साथ, और धीरे धीरे ये है जो कि बढ़ता या घटता जाएगा। अब म्यूजिकल साउंड किसको कहेंगे? देखिए, म्यूजिकल साउंड एक साउंड को कहते हैं जो कि प्लीजेंट, काफ़ी आनंददायक होता है और आपको सुनने में आसान लगेगा और ये एक्सेप्टेबल होगा, इसको म्यूजिकल साउंड कहेंगे आप। अब नॉइस किसको कहेंगे? अनप्लीजेंट साउंड होता है, सीधे अनप्लीजेंट इफेक्ट, जारी एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट करेगा और अनएक्सेप्टेबल होगा, तो एक ऐसा साउंड। अब म्यूजिकल साउंड के नोट आपको यहाँ पर 3 दिख रहे हैं कि प्लीजेंट इफेक्ट ऑन ईयर्स, सुनने में आसान लगे, प्रोड्यूस्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन क्विक सक्सेशन, लगातार एक के बाद एक, नो सडन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं हो, वेवलेंथ में या एम्पलीट्यूड में हो, नॉइज जारिंग इफेक्ट करता है, प्रोसीड्स इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और सडन चेंज इन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में भी यह सडन चेंज या वेवलेंथ में इसके बदलाव लाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड, म्यूजिकल साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? यह पिच होता है, लाउडनेस होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड होता है। ये 3 चीज़ होते हैं, इसमें पिच होगा, इसमें लाउडनेस होगा और इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड होगा। पिच किसको कहेंगे? पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है
जिसमें जो कि सक्षम बनाता है डिफरेंशिएट करने के लिए दो साउंड जो इक्वल लाउडनेस के होते हैं और एक दूसरे के सोर्स से आते हैं एंड हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और अलग अलग उनके फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अलग अलग आते तो हैं डिफरेंट सोर्स से और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगे और इक्वल लाउडनेस के होंगे। तो इसके आधार पर हम लोग पिच डिसाइड करेंगे कि दोनों का लाउडनेस समान होने के बाद वे आते हैं अलग अलग सोर्स से और अलग अलग उनका फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसको कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब कोई साउंड कितना ज़्यादा या कितना कम है ये डिपेंड करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड, साउंड का जो रेट का फ्लो है ना उस पर, एनर्जी पर यूनिट एरिया, और ये एक एनर्जी के पर यूनिट एरिया पर, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी। लाउडनेस ऑफ साउंड किसको कहते हैं? यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड, साउंड के फ्लो के रेट को जो एनर्जी पर यूनिट एरिया में, एनर्जी पर यूनिट एरिया है साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया यहाँ पर होगा, और रेट ऑफ फ्लो इन एंड इट्स इफेक्ट जो ईयर पड़ेगा ना ये लाउडनेस कहलाएगा, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगा कि एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया के हिसाब से होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इन यहाँ पर तो अपने एम्पलीट्यूड के स्क्वायर करने पर यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और डिस्टर्बेंस जब क्रिएट किया जाएगा, और थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम के डेंसिटी को लेकर। अब 2-3 पॉइंट और बच जाते हैं साउंड में कि क्वालिटी या टिम्बर किसको कहेंगे, तो प्रॉपर्टी है जो कि दो नोट के बीच में होगा। यहाँ पर नोट से साउंड के दो एक आप रूप कर सकते हैं ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, जिनकी फ्रीक्वेंसी तो एक होगी और लाउडनेस भी एक होगा, लेकिन इनको डिस्टिंग्विश किया जाएगा एक दूसरे से डिफरेंट वेव फॉर्म में, और इसको कहेंगे टिम्बर। अब लाउडनेस साउंड का मेज़र करने के लिए डेसिबल होता है DECIBL। लाउडनेस ऑफ साउंड को आप नॉर्मल भी कंसीडर कर सकते हैं जो कि 50 डेसिबल है, 60 डेसिबल है, ऐसा हो सकता है। नॉइज पोल्यूशन, तो नॉइज पोल्यूशन के लिए आप डिस्टर्बेंस जो प्रोड्यूस होता है इन्वायरमेंट में और वो अनडिजायरेबल होता है और हार्श भी होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के कारण लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो अब हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाटर एक टैप से है जो कि फॉल कर रहा है एक वेसल में। वेसल की क्या खासियत दी गई है? वेसल की खासियत दी गई कि थिक नेक है, इसका नेक काफ़ी थिक है, मतलब कि किनारा चारों ओर काफ़ी पतला है। अब जो साउंड और पिच है, पिच जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फॉलिंग वाटर के द्वारा, अब इसमें कैसा होगा, क्या होगा? सेम नहीं रहेगा, फिर इनमें से कोई हो ही नहीं सकता, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर मोटा नेक का रहता तो डिक्रीज कर जाता, पतला नेक का रहेगा तो इंक्रीज करेगा, एकदम वाटर इन वेसल। तो ये सीधा सीधा इंक्रीज वाले ऑप्शन पर आप टिक मार दीजिए, 100% तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन। अब देखिए एक फोर्स वाइब्रेशन है, ऊपर हम लोग अभी पढ़े भी है फोर्स वाइब्रेशन को, और एम्पलीट्यूड ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है फोर्स्ड के तुलना में, वाइब्रेशन की तुलना में। तो यहाँ पर ए वाला पार्ट कैसा होगा? लेस होगा, कम होगा, ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं है, और ए इक्वल भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं है। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 212 हर्ट्ज की। क्लियर? तो जो ये प्रोड्यूस करेगा रेजोनेंस, और एक वुडन बोर्ड है की फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना होगा? तो ट्यूनिंग फॉर्क है, वुडन बोर्ड है, फिर भी इसकी फ्रीक्वेंसी समान रहेगी, 212 हर्ट्ज की ही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक फ्लूट प्रोड्यूस कर रहा है, एक पियानो प्रोड्यूस कर रहा है, और उनके सेम लाउडनेस, फ्लूट और पियानो के लाउडनेस को समान रखा गया, यानी डेसिबल में मेजर करें तो समान है, सेम पिच भी है, पिच भी उनका सेम है। अब नोट्स सो प्रोड्यूस्ड डिफर इन, किस चीज़ में डिफर होंगे? उनका वेव फॉर्म डिफर होगा। एक फ्लूट प्रोड्यूस कर रहा है पियानो पर, बाकी सब कुछ समान हो सकते हैं, लेकिन वेव फॉर्म कभी भी समान नहीं रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वॉइस, एक महिला का वॉइस है और वो काफ़ी श्रील, पतला और तीखा है। अब कंपेयर करेंगे मेन के वॉइस से, तो डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो किस चीज़ में क्रिएट होगा? सिंपल सी बात है कि ये डिफरेंस होगा, इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रीक्वेंसी महिला की आवाज़ के ज़्यादा होने से वो श्रील हो जाएगी। सिर्फ फैक्ट क्लियर है, साउंड चैप्टर में आसान है एकदम क्वेश्चन। साउंड प्रोड्यूस करेगा दो ट्यूनिंग फॉर्क, एक ए है एक बी है, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड है, ए और बी का एम्पलीट्यूड के लेवल पर इक्वलिटी है, सेम वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म भी एक समान बना रहे हैं, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ए का 3 गुना ज़्यादा है, ए का फ्रीक्वेंसी 3 गुना ज़्यादा है, यानी बी के फ्रीक्वेंसी को हम 3 गुना करेंगे तब ये बराबर होंगे, ठीक है। अब हमको बराबर भी नहीं करना है, 3 टाइम्स, दैट स्केच में क्वालिटी ऑफ साउंड ऑफ ए डिफर होगा। क्वालिटी की तो हम बात अभी नहीं करेंगे, नोट ऑफ साउंड डिफर करेगा, इसकी भी बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो नोट है वो ए प्रोड्यूस करेगा वो श्रिलर हो जाएगा। क्वालिटी के साउंड की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो नोट होगा ना, क्योंकि ये 3 टाइम्स इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, महिला की आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, इसलिए महिला की आवाज़ में श्रिलनेस था,
स्पष्ट ये बातें हैं। अब नेचुरल वाइब्रेशन होता है और ये सिंपल हार्मोनिक है, तो और इसके रेसिस्टोरिंग फोर्स के अंदर में है। नेचुरल वाइब्रेशंस और सिंपल हार्मोनिक है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड समान हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी समान रह जाएगा। तो जब दोनों सही है तो ऑप्शन डी हमारे लिए चूज करना आसान हो जाएगा। फिर देख लीजिए, वाइब्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, एक एम्पलीट्यूड जो कांस्टेंट है उसका वाइब्रेशन बताइए। तो ए वैकल्प में ही देखिए पहले से यहाँ पर है टिक किया हुआ कि ये समान होगा, क्योंकि इन तीनों जगह वाइब्रेशन कभी भी समान नहीं हो सकता लिक्विड सॉलिड गैस में। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिक वाइब्रेशन जो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, और ये डिक्रीज करता है एम्पलीट्यूड में जब प्रेजेंस ऑफ कोई रेसिस्टिंग फोर्स होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या सोच सकते हैं कि वो डैम्प्ड वाइब्रेशन है। अगर एक फ्रीक्वेंसी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का बहुत डिफरेंट है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, एंड एम्पलीट्यूड इज ऑफ ऑक्सीलेशन, उसका ऑक्सीलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसको लेकर कोई ज़्यादा फैक्ट भी नहीं है, तो साधारण कीबोर्ड में देखने को मिलेगा। अब है रिजोनेंस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस में रिजोनेंस क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिजोनेंस हो जाएगा जो फोर्स वाइब्रेशन होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन होता नहीं, फ्री वाइब्रेशन होगा नहीं, नेचुरल वाइब्रेशन होगा नहीं स्पेशल केस में। वैसे जनरल केस में तो वो दूसरे नेचुरल पर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल केस है। अगर नेचुरल वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन आर ओनली अंडर, अब नेचुरल वाइब्रेशन है तो सिंपल सी बात है कि वो रेस्टोरिंग करेगा, सीधी सी बात है, पूर्व स्थिति को लाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंक्रीज एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव फॉर्म, साउंड वेव फॉर्म का एक इंक्रीज एम्पलीट्यूड है, वो कैसा हो सकता है। तो आप इसको देखेंगे तो ये लाउडनेस इंक्रीज करेगा और कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये है तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। हम लोग सब्जेक्टिव टाइप की भी बात कर लें ताकि इसमें कोई तरह का दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क पर क्वेश्चन दिया जाता है, आईसीएसई में ट्यूनिंग फॉर्क पर दिया जाता है कि वाइब्रेटिंग कर रहा है एयर में। अब आपको नेचुरल या डैम्पेन है आपको ये बताना है और दो डिफरेंस बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको रह सकते हैं। तो चूंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क एयर में है तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन है। अब आपके इसके दो डिफरेंस बताने, लाइट वेव एंड साउंड वेव। तो लाइट वेव को कोई भी ट्रैवल करने के लिए नीड की जरूरत नहीं पड़ती है मटेरियल मीडियम की, और ये खास करके फॉर देयर प्रोपोगेशन। वहीं पर लाइट वेव्स, जबकि आपके पास साउंड वेव को जरूरत पड़ती है मटेरियल मीडियम की प्रोपोगेशन के लिए, मूवमेंट आगे करने के लिए। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं और साउंड वेव मैकेनिकल वेव होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक साउंड का बताइए जो कि इनेबल करता है ए को डिस्टिंग्विश करने के लिए टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर हो गए तो, और दे आर ऑफ सेम पिच के हैं और सेम लाउडनेस के हैं। जब दो वेव हैं जिनके पिच एंड देयर एम्पलीट्यूड्स का रेशियो 2:3 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लाउडनेस का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले नेम द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच इनेबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड ऑफ टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए हम लोग क्वालिटी या टेम्बर का प्रयोग करेंगे ताकि किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जान सके। अब जो वेव होता है सेम पिच का और उनके सेम एम्पलीट्यूड का, उसका रेशियो 2:3 होता है। तो ऐसे में उनका स्क्वायर कर देंगे इस टू पर, यानी कि 4:9 हो जाएगा उनका रेशियो। अब व्हाट विल बी रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज, अब उनके फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो चूंकि आपने साफ साफ बताया है या क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ है कि जो इफ दे हैव सेम पिच एंड सेम लाउडनेस, सेम पिच है तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम पिच के कारण इक्वल होगी, तो उनका रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। जस्ट सिंपल चिल करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नेम द यूनिट यूज टू मेजर द साउंड लेवल, डेसिबल। क्लियर से बात है। अब वाइब्रेटिंग फॉर्क है जो कि एक सर्टेन फिक्स्ड हाई लेंथ पर रखा गया है एयर कॉलम में, और वहाँ पर एक लाउड साउंड सुना जाता है। तो एक फेनोमेना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको क्या कहेंगे, और हाउ डज द फेनोमेना अकर, और ये घटना कैसे घट सकती है। तो कि इस फेनोमेना को रेजोनेंस कहेंगे, जो वहाँ पर अकर होगी जब आपको एक सर्टेन फिक्स्ड लेंथ ऑफ एन एयर कॉलम में रखा गया है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को, तो वो रेजोनेंस कहलाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर लेंथ एयर कॉलम का होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वाइब्रेटिंग कॉलम का, और ये इक्वल हो जाएगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क का। इसलिए ये फ्रीक्वेंसी री इन्फोर्स करेगा, एक दूसरे को री इन्फोर्स करेगा, एक दूसरे को बहाल करेगा या बराबर करने की कोशिश करेगा, और इसलिए जो साउंड प्रोड्यूस होगा लाउडनेस और या रिजोनेंस, वो रिजोनेंस हो जाएगा। अब हमने कहीं दिया कि वो साउंड प्रोड्यूस होगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। फिर कहता है एक पर्सन रेलवे स्टेशन को पास करता है और वहाँ पर मिडिल ऑफ द नाइट, रात का समय है, और उसी समय एक रिंगिंग साउंड उसको सुनाई देता है ऑफ हिज फुट स्टेप, वाई। अब एक क्वेश्चन है
कि क्यों ऐसा सुनाई देता है भैया? तो इसका सिंपल सा कारण है कि पर्सन आर इम्प्रेस्ड अंडर द ट्रेल, और वो पटरियों के पर इम्प्रेशन वो कर रहा है, इम्प्रेस्ड है, और वे वाइब्रेटिंग फोर्स है ना, जो कि फोर्स वाइब्रेशन है या वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेट करता है, वो फोर्स वाइब्रेशन है, इसीलिए वे एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज डू यू एक्सपेक्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल नोट? जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे। जब एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है कि लाउडनेस ऑफ म्यूजिकल नोट इंक्रीज कर जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो पिच है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, वो एंड नोट है, वो आपके पास पिच ऑफ म्यूजिकल नोट वह इंक्रीज करेगा, और म्यूजिकल नोट इंक्रीज करेगा, इसलिए म्यूजिकल नोट बिकम श्रिल, काफ़ी तीखा हो जाएगा। महिलाओं के कंडीशन और पुरुषों के कंडीशन में यही होता ही है, उनके बातचीत में अंतर होने का, उनके बोलने का कारण होता है। 5, एक एडजस्टमेंट है जो कि आप करते हैं, टर्निंग अ स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, और ये इमिट करता है एक नोट ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का। तो जो स्ट्रिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट है टाइटन करेंगे लूजन से तो एक टर्निंग फॉर्क होगा। अब ऐसे में जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा ये एक नोट की तरह होगा। अब है क्या कैरेक्टरिस्टिक साउंड का है, चेंज होगा जब एम्पलीट्यूड और वेव फॉर्म होगा। एम्पलीट्यूड के कारण उसका लाउडनेस बढ़ेगा, और वेव फॉर्म के कारण क्वालिटी या टिम्बर, उसको डिसाइड होगा कि वो क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या बज रहा है। कौन सा चीज़ डिटरमाइन करता है पिच ऑफ साउंड, साउंड के पिच को। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है वह डिटरमाइन करता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी, और इसका इफेक्ट जो डिटरमाइन करता है पिच ऑफ साउंड को। नेम द वन फैक्टर जो अफेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को, जो वाइब्रेट करता है इन द एयर कॉलम में। द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग कॉलम अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी, उसके फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। अब मोर द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम लेसन दिस फ्रीक्वेंसी, इसके फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। नेम द यूनिट अंडर द मेजरिंग ऑफ साउंड लेवल, साउंड लेवल के अंतर्गत जो इसका यूनिट है बताइए, तो डेसिबल है, इसमें क्लियर कट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ साउंड रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इसके फ्रीक्वेंसी का जो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है वो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ पर है कि पिच एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सीधे सीधे प्रभावित करता है, वहीं क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द पिच डिफर करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इमिटेड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका कारण यह है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वे प्रोड्यूस करते हैं फोर्स वाइब्रेशन, और पिच होता है वो डिपेंड करता है ऑन शेप एंड साइज ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़ा है तो पिच ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा है बहुत होगा। फोर्स वाइब्रेशन के कंटेक्स्ट में एक और बात होती है कि इम्प्रूव क्वालिटी होती है नोट्स के, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है कि प्रोड्यूस्ड होगा साउंड वो उनमें डिफरेंट हो जाएगा। डिफाइनिंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना बड़ा आसान है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन आप है जो कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में उसको आप कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है। अब यहाँ पर दूसरा बात पूछ रहा है कि व्हाट इज द डैम्पेंड वाइब्रेशन। तो डैम्पेंड वाइब्रेशन का 2 एग्जांपल है। तो पहला है कि वाइब्रेटिंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क, एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। लेकिन व्हाट इज डैम्प्ड वाइब्रेशन? तो डैम्प्ड वाइब्रेशन है एक ऐसा पीरियोडिक वाइब्रेशन जो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड को, और ये डैम्प्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। इस तरह से 10 या 15 हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जांपल है, तो नेचुरल वाइब्रेशन का है ट्यूनिंग, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आपका एग्जांपल है। फोर्स वाइब्रेशन किसको कहते हैं? तो फोर्स वाइब्रेशन है जब एक बॉडी है वाइब्रेट करेगा और वो अदर वाइब्रेशन होगा, तो नेचुरल वाइब्रेशन नहीं उसका होगा, और इसका अदर रैदर दैन इट्स ओन नेचुरल वाइब्रेशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तो ऐसे में यह प्रोड्यूस करेगा फोर्स वाइब्रेशन। अब इसका एग्जांपल आप दीजिए फोर्स वाइब्रेशन का, तो जब एक लार्ज टेबल है जो प्रोड्यूस करेगा लाउड साउंड, जब उस पर क्या करेंगे कि आप ट्यूनिंग फॉर्क प्लेस कर देंगे, और उसके कारण जो वहाँ पर टेबल इज प्रोड्यूसिंग अ फोर्स वाइब्रेशन। एक एग्जांपल दीजिए फोर्स वाइब्रेशन का, और तो एग्जांपल ऑफ फोर्स वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द टेबल टॉप पर लगा देंगे। या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, इट्स लेंथ एंड इट्स टेंशन। तो सिंपल सी बात है कि इट्स फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और तो फ्रीक्वेंसी और टेंशन है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन के स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं अक्सर। अब इसी तरह से बार बार आपको इसी तरह के क्वेश्चन आने के रेजोनेंस का एग्जांपल क्या दीजिए, तो एक 2 पेंडुलम है सेम लेंथ के सस्पेंडेड ऑन द एयर, और 1 पेंडुलम इज मेड टू वाइब्रेट, तो दूसरा पेंडुलम है भी वाइब्रेट करने लगेगा। ये रेजोनेंस का एग्जांपल है। तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड में और सेम आपके पास होगा। तो फिर है कि व्हाट आर ओरिजिनली मेजर्ड क्वांटिटी रिलेटेड टू द पिच एंड साउंड। तो देखिए फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आर एकॉस्टिकली मेजर्ड। अब यहाँ पर इस क्वांटिटीज़ है, तो
तो यहाँ पर है कि एकॉस्टिकली मेजर्ड क्वांटिटीज रिलेटेड टू पिच, तो या फ्रीक्वेंसी को एकॉस्टिकली मेजर्ड किया जाता है। और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस रहे हैं साउंड चैप्टर में, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो मेरे विचार से दैट इज़ ऑल। आप इतना कर लीजिए और उसके बाद देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना। साउंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन